इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है हमारा क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया। तो इसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो टोटल मिला के इसके अंदर 5 पॉइंट हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो आता है अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो है हमारा प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है हमारा इन्फॉर्मेशन गिविंग। तो इसके अंदर क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट के बारे में, जो है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो है हमारे इनिशिएटिंग द इंटरेक्शन अप्रोप्रिएटली, जो कि हम लोग ग्रीटिंग वगैरह से स्टार्ट करते हैं हमारे पेशेंट के साथ, या फिर हमारा जो भी इंटरलोकेटर है उससे जब हम बात करते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से इनिशिएट कर रहे हैं हमारी कन्वर्जेशन को, वो वहाँ पे मैटर करता है। इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिंग एन अटेंटिव एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो इसके अंदर क्या है कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। इसके अंदर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव वहाँ पे होना चाहिए। आपका एटीट्यूड कब शो करेगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो वहाँ पे रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, जब अपने पेशेंट को आप सही तरीके से सुनेंगे, उनकी बात उन्हें ख़त्म करने देंगे, उसी के बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आपकी जो एक्टिव लिसनिंग है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। इसके अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा अडॉप्टिंग ए नॉन जजमेंटल अप्रोच। तो जो भी आपका जो पेशेंट आपको बता रहा है वहाँ पे आपको नॉन बायस रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है। वहाँ पे आपको किसी चीज़ को जज नहीं करना है। जैसे आपका पेशेंट आपको बताता है, आपकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर कोई जजमेंटल आपका एटीट्यूड वहाँ पे नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है हमारा शोइंग एम्पैथी फॉर फीलिंग, है ना। तो आपका जो पेशेंट आपके सामने आपकी अपनी जो फीलिंग बता रहा है तो आपको वहाँ पे एम्पैथेटिक अप्रोच वहाँ पे यूज़ करनी है। आपको फील करना है कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और अपने उसको आपके पेशेंट हैं जो आपका इंटरलोकेटर है उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ आप उसकी फीलिंग्स है उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपका जो अप्रोच है वो एम्पैथेटिक वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है वो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं, सबसे पहला है वो है आपका इलिसिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द पेशेंट्स आइडियाज़, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपके जो पेशेंट है उसके जो आइडियाज़ हैं उसको आपको एक्सप्लोर करना है, और उसके जो पेशेंट की जो कंसर्न्स है आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। वो आपके पास आया है, कुछ ना कुछ आपको अपने डाउट्स लेके आया है, या फिर कुछ ना कुछ अपनी तकलीफ़ें लेके आया है, या फिर कुछ ना कुछ अपने उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आया है, तो वहाँ पे आपका जो पेशेंट आपको बताएगा आपके पास उनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए उन चीज़ों के लिए। या फिर अगर आपके पास आंसर नहीं है तो अगर किसी के पास आंसर है तो एटलीस्ट आप उन अपने जो पेशेंट आपका जो इंटरलोकेटर है आप उनको उनके पास डायरेक्ट कर सकें। अगर मानो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स अपना ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी जो स्पीकिंग में ये अगर बाई चांस ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जो कि मुझे नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप अपने पेशेंट को वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो अपने डॉक्टर्स के पास। मानो फिजियोथेरेपी के पास रेफ़र करना है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास कर सकते हो, डायबिटिक नर्स के पास करना है डायबिटिक नर्स के पास कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो आपके पेशेंट जो कंसर्न लेके आया है उसके हिसाब से आप उनको आंसर दे सको और उनको डायरेक्ट कर सको, या फिर उनका जो कंसर्न है वहाँ पे उसको आराम से सॉल्व कर सको, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है पिकिंग अप द पेशेंट्स क्यूज़। तो काफ़ी बार पेशेंट ऐसा होता है कि आपको खुल के कुछ चीज़ें नहीं बताता है, या फिर पेशेंट जो बताना चाहता है वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वहीं आपके जो पेशेंट है, आपका जो पेशेंट का जो पॉइंट है वो आपको वहाँ पे पिक करना है और उसके हिसाब से उनको आपको आंसर देना है। जो थर्ड आता है वो हमारा आता है एक्सप्लेनेशन एंड एलिसिटिंग आइडियाज़, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन, है ना। तो जो भी पेशेंट का जो कंसर्न है, जो भी चीज़ें पेशेंट अपने साथ लेके आया है, जो भी प्रॉब्लम्स लेके आया है, जो भी क्वेश्चंस लेके आया है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसके रिलेशन में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास पेशेंट है अपनी प्रॉब्लम लेके आया है तो आप सिर्फ अपनी बातें वहाँ पे कर रहे हैं। अगर पेशेंट अपना कंसर्न वहाँ पे शो करता है तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, आपको अपने जो पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से आपको चीज़ें सोचनी है, उसके हिसाब से आपको देखना है। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है सिक्वेंसिंग द इंटरव्यू पर्पसफुली एंड लॉजिकली। तो जब अपनी ओईटी की आप स्पीकिंग देते हैं तो ओईटी स्पीकिंग के अंदर हर पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ होता है, सभी चीज़ें वहाँ पे दी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पॉइंट बोल के आप सीधा फोर्थ पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपका जो इंटरव्यू का जो पर्पस है, जो सीक्वेंस है, वो आपको वहाँ पे फॉलो करना है उसको लॉजिकली आपको फॉलो करना है। स्टेप वाइज सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और स्टेप वाइज आपसे जब आपका पेशेंट आपसे चीज़ें पूछता है तो आपको स्टेप वाइज उन चीज़ों को फॉलो करके अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। आपका जो इनिशियली होगा वो ग्रीटिंग से स्टार्ट होगा, और जब आपका फाइनली आपका ख़त्म होगा वो आपके पेशेंट को इन्फॉर्मेशन गिविंग से ख़त्म होगा, राइट। तो जब आप अपने पेशेंट से बात करते हैं तो हर चीज़ आपकी लॉजिकली चलती है, हर चीज़ आपकी वहाँ पे एक मैनर होता है उसका चलने का, उसका एक पर्पस होता है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाना है, उस सीक्वेंस आपको वहाँ पे
फॉलो करना है। उसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट आता है साइन पोस्टिंग चेंजेस इन टॉपिक। तो जब भी आप एक टॉपिक को ख़त्म होकर दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे आप अपने साइन पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके पेशेंट को पता चले कि हाँ आप इस टॉपिक से अभी नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं उसी टॉपिक के अंदर तो आपको वहाँ पे साइन पोस्ट यूज़ करने हैं, ताकि आपके पेशेंट को पता चले कि आपको इन एडिशंस क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आप यूज़ करते हैं अपनी साइन पोस्ट, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं देन यूज़ करते हैं, नेक्स्ट यूज़ करते हैं, फाइनली यूज़ करते हैं, सम अप यूज़ करते हैं, इन कंक्लूजन यूज़ करते हैं, फर्दर मोर यूज़ करते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप ये जो साइन पोस्ट हैं यूज़ करके आप ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है हम लोग यहाँ से शिफ्ट होकर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, ताकि आपका जो पेशेंट है वो उनकी जो लिसनिंग है वो एकदम अटेंटिव रहे और वो एक एक्टिव लिसनिंग के साथ आपको फॉलो करे, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, बाई चांस एक मैसेज भी अगर आपका यहाँ पे मिस होता है आपके पेशेंट के साथ तो वो एक हैजार्डियस होता है पेशेंट की हेल्थ के लिए, राइट। तो आप लोग साइन पोस्ट यूज़ करें जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। तब के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है हमारा यूजिंग ऑर्गेनाइज टेक्निक्स इन एक्सप्लेनेशन। तो जो भी चीज़ें आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी कंडीशन आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर पेशेंट का कंसर्न आपने लिया, फिर उसके हिसाब से आप उसको आंसर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सीक्वेंस आपका वहाँ पे होना चाहिए, आपकी जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लॉजिकल होनी चाहिए, इलॉजिकल बातें वहाँ पे नहीं करनी है। तो जितनी ज़्यादा लॉजिकल बातें आप करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी जो क्लिनिकल कम्युनिकेशन है उसको डेवलप करेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं, सबसे पहला आपका आता है फैसिलिटेटिंग द पेशेंट्स नरेटिव एंड एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस। तो इसके अंदर क्या है कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। जो भी पेशेंट आपसे बात कर रहा है, जो भी पेशेंट अपनी कंसर्न्स आपको बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले आप अपने पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रखने दें और उनको कंप्लीट करने दें, उसी के बाद ही आप उनको जवाब दें। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अपने बारे में बता रहा है और बीच में आप उनकी बात को काट रहे हो या फिर आप उनको इंटरप्ट कर रहे हो और बीच में ही आप अपना जवाब देने लग गए। तो आपको एक्टिव लिसनर बनना है और प्लीज़ मेक श्योर कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने पेशेंट को आप उनकी जो बात है या उनका जो सेंटेंस है वो एटलीस्ट कंप्लीट करने दें, उसी के बाद अपना जवाब दें। उसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है यूजिंग इनिशियली ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड अप्रोप्रिएटली मूविंग टू क्लोज क्वेश्चंस, राइट। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो हमारा OET का जो स्पीकिंग है, इसके अंदर जो टाइम है वो काफ़ी मैटर करता है। अगर टाइम वहाँ पे निकल जाता है तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे कवर नहीं हो पाते। पर अगर आपको अपने पेशेंट से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, अगर आपको लगता है कि मेरे को मेरे पेशेंट को टाइम देना है और जो भी पेशेंट कंसर्न लेके आया है एटलीस्ट वो खुल के बात करे, तो इनिशियली आपको क्या करना है, आप वो क्वेश्चंस पूछें जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर जब आप क्वेश्चन पूछें तो पेशेंट अपने बारे में खुल के बता सकें, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दूसरे आते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आप पहले ओपन एंडेड से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अप्रोप्रिएटली आप क्लोज एंडेड की तरफ मूव हो जाएं, ताकि आपका जो टाइम है वो वहाँ पे बचेगा और आपके जो पेशेंट के जो आंसर्स होंगे वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या तो यस में होंगे या फिर नो में होंगे, जो कि हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोट यूजिंग कंपाउंड क्वेश्चंस और लीडिंग क्वेश्चंस। तो नोट यूजिंग कंपाउंड क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन छुपे हुए होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड क्वेश्चन। कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं है एक पेशेंट के लिए। तो उसको जो क्वेश्चन है कंपाउंड क्वेश्चन है, आप उनको यूज़ ना करें। एक ही क्वेश्चन होगा, उसके साथ 2 पॉइंट्स और एडेड होंगे उसी क्वेश्चन के अंदर, तो पेशेंट के लिए वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए आंसर देना। दूसरा आता है हमारा लीडिंग क्वेश्चन। जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपका पेशेंट जवाब दे। तो आपने क्वेश्चन पूछा और ये पूछा है यस और नो, तो इसका मतलब ये है कि जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बस आपको अपने पेशेंट से कंफर्म करना है हाँ या ना। तो जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज़ वहाँ पे यूज़ ना करें, इससे ये होगा इसका। तो आप ये कोशिश करें कि आप लीडिंग क्वेश्चंस और कंपाउंड क्वेश्चंस ना पूछें। लीडिंग क्वेश्चन में आप एनकरेज करें अपने पेशेंट को वो आंसर देने के लिए जो आप खुद चाहते हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को वहाँ पे अवॉइड करें। इसके अंदर हमारा फोर्थ इंडिकेटर आता है, वो आता है हमारा क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट विच आर वेग एंड नीड्स एम्प्लीफिकेशन, राइट। तो जो भी स्टेटमेंट अगर आपके पेशेंट को क्लियर नहीं होती है, या फिर कुछ भी चीज़ें, मानो अगर आपने कुछ मेडिकल टर्म्स यूज़ करें जो कि आपके पेशेंट को क्लियर नहीं है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब एक लूज ग्रिप होती है उन क्वेश्चंस के अंदर, उनके एविडेंस के लिए, या फिर उन जो आपके क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए फर्दर और चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर और सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है, एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो आप वो चीज़ें यूज़ करें। कुछ लूज क्वेश्चंस होते हैं, लूज स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आपको वहाँ पे प्रूव करना है और आपको सही तरीके से वहाँ पे अपनी उस जो स्टेटमेंट है उसको एम्पलीफाई करना है, ताकि आपका जो पेशेंट है उसको वो चीज़ें वहाँ पे कंफर्म हो सकें, राइट। उसके बाद हमारा फिफ्थ इंडिकेटर आता है, वो आता
आता है हमारा समराइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे रहे हैं उसको समराइज़ करें, ताकि बाई चांस अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी थी या फिर उसको किसी करेक्शन की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ की करेक्शन की ज़रूरत है, तो हम लोग समराइज़ करते समय अपने करेक्शंस का भी ध्यान रख सकें। हम लोग समराइज़ करते समय ये चीज़ें देख सकें कि हमने कोई पॉइंट स्किप किया है या नहीं किया है, या फिर जब हम स्किप करते हैं, जब हम समराइज़ करते हैं तो पेशेंट भी चेक कर सके कि ये वाला पॉइंट मैंने नहीं सुना था। अगर उनको लगता है कि ये वाला पॉइंट उनके लिए ज़रूरी है और उन्होंने वो स्किप कर दिया था, तो वो आपसे दोबारा पूछ लेंगे। तो इसलिए समराइजिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा इन्फॉर्मेशन गिविंग। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं, सबसे पहला इंडिकेटर है वो है एस्टेब्लिशिंग इनिशियली व्हाट द पेशेंट्स ऑलरेडी नोज। तो जब भी आप बात करते हैं अपने पेशेंट से, आपकी कन्वर्सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को देना स्टार्ट करें जो पेशेंट को ऑलरेडी पता है और पेशेंट को समझने में आसानी हो। उसके बाद ही आप चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसकी नॉलेज नहीं है या फिर उसको नहीं पता है। तो आप ईजी से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स पे जाएँ रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू ईजी, राइट। तो जो भी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन पता है आप इनिशियली वही डिलीवर करें। उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो आपका बचेगा, क्योंकि आपके पेशेंट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता है और वो जो आपका पॉइंट है वो जल्दी वहाँ पे कवर हो जाएगा। जो हमारा सेकंड इंडिकेटर आता है वो आता है हमारा पॉजिंग पीरियडिकली व्हेन गिविंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग द रिस्पॉन्स टू गाइड नेक्स्ट स्टेप। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें वहाँ पे एक पॉज लेना चाहिए, हमें वहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जब हमारा पेशेंट हमें सुनता है, एक एक्टिव लिसनर हमें सुन रहा है, हमारा इंटरलोकेटर है वो हमें सुन रहा है, जो हमारे पेशेंट है वो अगर हमें सुन रहे हैं, तो हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके बाद हमें रुकना चाहिए, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो उस जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं या फिर आंसर हम दे रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करने में हमारे पेशेंट को टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग थोड़ा टाइम दें, वहाँ पे रुकें, ताकि अगर बाई चांस अपने पेशेंट को वो चीज़ें समझ में नहीं आई, आपके पेशेंट को चीज़ें समझ में नहीं आई, तो वो एटलीस्ट आपसे दोबारा पूछ लेगा और जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए वो प्रिपेयर रहेगा। तो प्लीज़ अपनी हर जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉज दें और वहाँ पे रुकें, ताकि आपका जो पेशेंट है वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा एनकरेजिंग द पेशेंट टू कंट्रीब्यूट रिएक्शंस एंड फीलिंग्स, राइट। तो अपने जो पेशेंट हैं उसको आप इस चीज़ को लेके एनकरेज करें कि जो भी चीज़ें आप उन्हें बता रहे हैं उन्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बीच बीच में आप उनसे फीडबैक लेते रहें, उनसे पूछते रहें कि जो भी चीज़ें आप उन्हें बता रहे हैं उन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। और पेशेंट के रिएक्शंस और फीलिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें और एनकरेज करें अपने पेशेंट को कि उस आंसर के ऊपर रिएक्ट करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग है वो शो करने के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि जो पेशेंट का आपकी जो फीलिंग है, पेशेंट की जो फीलिंग है वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आप जो आंसर उनको दे रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ रहे हैं वो उन तक सही तरीके से पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। तो वो जो फीडबैक है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर हमारा फोर्थ इंडिकेटर आता है, वो आता है हमारा चेकिंग वेदर द पेशेंट हैज़ अंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको तभी पता चलेगा कि आपके पेशेंट को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तब आप उनसे फीडबैक लेंगे। अगर आप फीडबैक नहीं लेते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने पेशेंट को दे रहे हैं वो उनको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो फीडबैक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको लगता है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन दी और आपको कंफर्म करना है कि जो भी चीज़ें आपने बताई आपके पेशेंट को चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, तो वहाँ पर आपको फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फीडबैक के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ इंडिकेटर आता है वो हमारा आता है डिस्कवरिंग व्हाट फर्दर इन्फॉर्मेशन द पेशेंट नीड्स, राइट। तो इसके अंदर अब हमें ये पता करना है कि हमारे पेशेंट को हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सफिशिएंट है या नहीं है। क्या हमारे पेशेंट को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या हमारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी चीज़ें हम बताई गई हैं हमारे द्वारा या फिर हमारी तरफ से वो उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, या उनको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर उनको लगता है कि नहीं ये एक्सप्लेनेशन मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, या फिर मुझे इस प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है। अगर आपका जो पेशेंट है, अगर पेशेंट वुंड ड्रेसिंग वाला है और वो घर जाके वुंड ड्रेसिंग करता है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो क्या उनको इन चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई लीफलेट आप दे सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बुकलेट दे सकते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो पेशेंट की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है आप अपने पेशेंट तक प्रॉपरली तरीके से पहुंचा सके और आपको ये पता चल सके कि जो आपका पेशेंट है उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनको इस हिसाब से वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो अगर जो भी क्राइटेरियाज मैंने आप लोगों को बताए हैं, पहला आपका लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया होगा और सेकंड आपका हो गया क्लिनिकल कम्युनिकेशन क्राइटेरिया। अगर ये दो क्राइटेरियाज के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपका जो स्पीकिंग लैंग्वेज है और आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल है OET का, वो ईजिली आराम से आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें जो ऐसे बोलते हैं कि हमारी वोकेबलरी सही नहीं है, हमारी ग्रामर सही नहीं है, या फिर हमारी फ्लुएंसी सही नहीं है। तो हर जगह थोड़ा बहुत चलता है। आपकी फ्लुएंसी अगर सही नहीं है, आपकी ग्रामर सही नहीं है, वोकेबलरी सही नहीं है, तो वहाँ पे जो आपकी इनअप्रोप्रिएटनेस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे यहाँ पे ओकेशनली मेरे ग्रामर के अंदर मिस्टेक हो रही है, मेरी फ्लुएंसी में या फिर मेरी वोकेबलरी में मिस्टेक हो रही है, तो हाँ वो एक्सेप्टेबल है।
पर एक हद तक एक्सेप्टेबल हैं, ओकेशनली एक्सेप्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द स्पीकिंग आप वो सारी मिस्टेक्स वहाँ पे करें। तो अगर आपकी ओकेशनल एरर्स आ रहे हैं, अगर आप वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।